My scenario is Mrs. Shazia, 50 years old age, presented in gynae OPD with complaint of postmenopausal bleeding. She had mild complaint of vaginal bleeding, for which she consulted her general practitioner, who prescribed some oral medication and on ultrasound advised ultrasound, following which she had endometrial biopsy done, report of which she hopes to discuss with you to take history, diagnosis, management. ओके और टास्क क्या है आपकी? सर जी, टास्क आपकी इसमें जो इसमें हिस्ट्री मतलब सर डायग्नोज और मैनेजमेंट ये सारा डिस्कस करना है। ओके चलो जी फिर देन शैल वी स्टार्ट। जी सर। Assalamu alaikum. My name is Dr. Shahana. I am your gynae doctor and I am here to discuss about your complaint. And I will take biodata from the patient, including name, age, married, for parity, and last childbirth, and her and how much duration she is postmenopausal, and her husband, and age. And then I will ask from the patient about the presenting complaint, vaginal bleeding, that is duration, and whether it is first episode or recurrent, and amount, color. बेटा and आपका ये स्टेशन कैसा है? सर रोल प्लेयर के साथ, मतलब एग्जाम उसके साथ, पेशेंट के साथ। तो फिर पेशेंट को आप इस तरह बात करते हो? नहीं सर, उर्दू में तो। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश उर्दू बेटा, इट्स अबाउट आप उसे क्या किस तरह करते हो? रोल प्ले वाला स्टेशन किस तरह होता है? सर मतलब 7 आंसर क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर आप आंसर क्वेश्चन कर रहे हो कि आप मुझे उसका चैप्टर सुना रहे हो बैठ के? जी सर। हाँ जी सर, सॉरी सर, मुझे लगा कि वो मतलब रोल प्लेयर नहीं है, मतलब एग्जामिनर, तो मैं शायद सुनाना है। ये बेटा जो स्टेशन रोल प्ले का है वो तो रोल प्ले का है। जी सर। So we'll start again. दोबारा जी स्टार्ट। सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहाना है। मैं आपकी डॉक्टर हूँ और आपके मसले से बात करना चाहूंगी। से मुझे कुछ आपके बारे में बताया गया कि आपका नाम शाजिया है और उम्र आपकी 58 साल है। आप माहवारी रुकने के बाद खून पड़ने के मसले के साथ आई हैं और आपने इसके लिए कोई मेडिसिन भी शुरू कराई है, डॉक्टर को चेक कराया और अल्ट्रासाउंड हुआ है, क्या ऐसा ही है? जी। अच्छा, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 30 इयर्स 30 साल हो गए। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, छोटे बच्चे की उम्र? 20 साल। अच्छा, माहवारी आपको कब खत्म हुई है? 6 इयर्स पहले। 6 साल पहले? जी। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं, आपके हस्बैंड का क्या नाम है, शोहर का क्या नाम है? जुल्फिकार। वो उनकी उम्र? उनकी उम्र है जी 62 साल। जी। अच्छा, ये बताएं कि आपको ये जो मसला हो रहा है खून पड़ने का, ये कितने अरसे से मसला है? ये मुझे अभी रिसेंटली हुआ है, तो महीना पहले। अच्छा, इससे पहले आपको कोई मसला नहीं था? नहीं। अच्छा, ये मुसलसल पड़ रहा है या वक्त पे से सिर्फ दाग लग रहे हैं आपको? सिर्फ दाग लग रहा है। अच्छा, इसके लिए अब ये बताएं कि इसके साथ आपको मतलब पैड तो नहीं रखना पड़ता? यूज करना पड़ जाता करना पड़ जाता है, मतलब कितनी दफा? है। मैं दिन में 2 से 3 पैड चेंज करता अच्छा, और इसका कलर कैसा है? हूँ। रेड है और कई बार ब्राइट रेड होता है, कई बार ब्राउन हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि आपको पेट में कोई गोला महसूस होता हो, नहीं। या वजन आपका कम हो गया हो, या भूख ना लगती हो? नहीं जी। अच्छा, आपको लंबे अरसे से मतलब कोई खांसी रही हो, जैसे टीबी वगैरह? नो। कोई बुखार हुआ हो, गंदा पानी पड़ता हो? नहीं जी। अच्छा, और आपको कोई पेशाब, छोटे पेशाब का मसला हो, या बड़े पेशाब पखाने का कोई मसला हो? नहीं। अच्छा, और आपको शोहर से मिलने में कोई मसला हो, या शोहर से मिलने के बाद खून पड़ता हो या दर्द होता हो? नहीं। अच्छा, इसके अलावा और कोई मसला या कोई बात आप बताना चाहें? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, और जो क्या नाम है, आप अपने पिछले बताएं कि आपके जो बच्चे हैं
वो ऑपरेशन से पैदा हुए या नॉर्मल डिलीवरी से? नॉर्मल डिलीवरी। किसी हमल में इन 2 बच्चों में कोई मसला तो नहीं हुआ हमल में? नहीं। अच्छा, आप ये बताएं, आपने कभी बच्चेदानी के मुंह का मुआयना करवाया है? वो जो टेस्ट होते हैं शीशे पर, वो कभी आपने करवाया है? नहीं। अच्छा, और कभी आपने मतलब कोई परहेज का कोई तरीका इस्तेमाल किया हो जिंदगी में? नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, दम, ब्लड प्रेशर, शुगर का कोई मसला? नहीं, मुझे अपना खानदान में शुगर है, सॉरी शुगर है। अच्छा, शुगर है। अच्छा, शुगर आपको है तो आप इसके लिए दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं, आपकी शुगर सही जा रही है? हाँ जी, उस पर कंट्रोल है। आप मतलब वो डॉक्टर को चेक कराते रहते हैं, अपने फिजिशियन को? जी। अच्छा, इसके लिए आप क्या ले रहे हो, दवाई पे हो या मतलब इंसुलिन पे हैं? मैं गोलियां पे खा रहा गोलियों पे हैं, अच्छा। और इसके अलावा आपके खानदान, आपको कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ होगा? हूं। नहीं, मेरा ऑपरेशन कोई नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके खानदान में किसी को अंडेदानी, बच्चेदानी या छाती की रसोली तो नहीं है? नहीं जी। अच्छा, और आपने जो दवाइयाँ आपने इस्तेमाल करी हैं, किसी दवाई से आपको एलर्जी हो? नहीं। अच्छा, आप कोई ऐसे हार्मोन वाली गोलियां तो इस्तेमाल नहीं करे, जो ब्लीडिंग हुई है, जो आपको दवाई डॉक्टर ने दी, आपको उसका नाम पता है? नहीं, हार्मोन नहीं कोई मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, जो दवाई दिया डॉक्टर ने आपको उस मसले के लिए, वो आपको नाम उसका पता है? मुझे दवाई कोई नहीं दी उन्होंने। अच्छा, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो आपने चेक कराया था, जो आपकी रिपोर्ट हुई है, उस पर उन्होंने आपको क्या बताया है? मैं वही रिपोर्ट दिखाने के लिए आपको आया हूं, मुझे अभी कुछ नहीं पता। ठीक है। और इसके अलावा आप कोई नशा वगैरह तो मतलब सिगरेट का इस्तेमाल तो नहीं करते? नहीं जी। घर में गुजारा ठीक से हो जाता है? हाँ जी। अच्छा, और सर इसके अलावा कुछ और आप मुझे बताना चाहें अपने बारे में, अपने मसले से? मैं तो अपना रिपोर्ट दिखाने आया हूँ, मुझे रिपोर्ट का बताएं मसला क्या है। जी, सर फिर रिपोर्ट शोज एडिनो कार्सिनोमा। कंप्लीटेड हो गई। जी सर। रिपोर्ट इसकी जो शो करती है एडिनो कार्सिनोमा ऑफ जी यूट्रस। सर। सर फिर वो जो इसकी जो है मतलब एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन वगैरह कोई फाइंडिंग्स हैं तो, या मैं पहले और बताऊं? आपने क्या क्या लेनी है इन्फॉर्मेशन इसमें से? सर एग्जामिनेशन पे मतलब जैसे पर एब्डोमेन पे अगर यूट्रस वगैरह पैल्पेबल है या नहीं है, या बाई नहीं, मैनुअल पे यूट्रस इनलार्ज्ड है या यूट्रस इज 8 वीक साइज। 8 वीक साइज? जी। ठीक सर। और कोई एडनेक्सल पैथोलॉजी वगैरह इस तरह? यूट्रस नहीं। की पोजीशन मतलब 8 साइज है सर, पोजीशन, मोबिलिटी, चिकन इज रेट्रोवर्टेड। रेट्रोवर्टेड, मोबिलिटी, मोबाइल है। मोबाइल। और एडनेक्सल पैथोलॉजी नहीं है? नहीं। जी सर। और सर इन्वेस्टिगेशंस पे सर बाकी जो है उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सर, अगर सर उसके वो जो है ना प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह या टच वगैरह की परसेप्शन या हाइजीन या इस तरह वाइटल्स, दे आर मतलब सर नॉट। डायबिटीज नॉर्मल? जी नो। जी सर। सर इन्वेस्टिगेशंस में सर अल्ट्रासाउंड पे, टीवीएस पे वो जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो? वो तकरीबन जी। 2.8 आई थी जो पहले वाला जो अल्ट्रासाउंड हुआ था। और सर एंडोमेट्रियल बायोप्सी की रिपोर्ट जो है वो सी एडिनोकार्सिनोमा? जी एडिनो कार्सिनोमा। जी सर। सर सर एमआरआई एब्डोमेन और पेल्विस? नहीं हुआ। नहीं हुआ। सर एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट? वो नॉर्मल है। जी सर। जी सर, हो गया। जी। जी सर। क्या अब डॉक्टर बताऊं? साहब आगे क्या करेंगे मेरे साथ? सर सर डायरेक्ट मतलब मैनेजमेंट बताऊं अब, या ये हिस्ट्री और एग्जामिनेशन थोड़ा सा सुना दूं आपको, जो फाइंडिंग्स आपने डॉक्टर साहब बताई आप हैं? आगे क्या करेंगे मेरे साथ? Sir, I will consult the patient and attendants regarding the condition diagnosis, its need for the treatment and future implications. And I will offer her advice that MRA abdomen and pelvis to show the extent involvement and the extent of the disease, involvement of the surrounding structures and lymph node status. And I will manage the patient in MDT, including
and collaboration with MDT, including a radiologist, anesthetist, senior obstetrician, and oncologist. And I will manage, discuss, and counsel my patient about the diagnosis, and by empathetically approach, and I will manage my and I will explain my management plan with the patient, and that is surgery, and following the need for post-op radiotherapy, along with the pros and cons. And I will offer her admission, and optimize her condition, and take informed consent. And after reviewing her investigations and anesthesia fitness, and she will be on the list for surgery. And following the surgery, I will ask her follow up with the report, and then plan accordingly. मतलब staging पे सर. ओके और बेटा मेरा ख्याल है बेल होगी. जी सर. बेटा ये जो मुझे आप ये बताओ कि ये रोल प्लेयर का मकसद क्या होता है? सर उससे बात करनी होती है. उससे आपने बात की होती है. तो जब हमने इसकी ये अपने मैनेजमेंट का हमने प्लान करने का सोचा, जी सर. तो आप क्या ड्यूरिंग रोल प्लेयर आप जो एग्जामिनर है उससे इंटरेक्ट कर सकते हो? जी सर, मतलब मैनेजमेंट के लिए? किसी भी चीज के लिए जब आपका रोल प्ले का स्टेशन है, क्या वहाँ जी पे सर. जो एग्जामिनर है उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो? जी सर, अगर इन्वेस्टिगेशन कुछ मांगना हो तो. इन्वेस्टिगेशन के अलावा नहीं सर. नहीं कर सर सकते. वो तो पेशेंट से जो पूछना होगा. अच्छा, तो फिर ये जो आपने सारी जो मुझे मैनेजमेंट बताई है, ये आपने रोल प्लेयर को बताई है कि आपने एग्जामिनर को बताई है? पहले सर आप ये तो, उससे उर्दू में बात करते 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 हाँ करते जी. जब मैनेजमेंट की बात आई तो आपने अंग्रेजी में एक कोई तकरीर करनी जी शुरू सर. कर दी. जी. वो किस लिए थी? हाँ सॉरी सर. हाँ जी, वो मैंने एग्जामिनर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सर बताई, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. तो ये तो स्टेशन जो था, ये तो आपने किससे बात करनी थी? जी सर, पेशेंट से टास्क करनी थी. पढ़ोगे आप दोबारा? जी सर. जी सर, एक मिनट. जी सर. क्या लिखा हुआ है इस पे? Sir, you have to discuss with your task is to obtain a detailed history diagnosis to the patient, discuss management plan with the patient, examination and investigations. जी सर. तो इसमें फिर आपने ये डायग्नोसिस डिस्कस किया मरीज के साथ? नहीं सर, मैं मतलब सारा examiner को ही बताया था. आपने ये मैनेजमेंट डिस्कस की? नहीं सर. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके नंबर लगाते हैं पहले की, वैसे डिटेल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, ये फोकस हिस्ट्री होनी चाहिए थी. जी शुड हैव सर. बीन फोकस हिस्ट्री. ये थोड़ा सा हमारी टास्क में गलती होगी, लेकिन चलो जो भी है. फोकस हिस्ट्री के लिए सपोज मैं आपको अगर 2 नंबर देता और डायग्नोसिस के इन द पेशेंट के आपके 2 नंबर होते 4, और मैनेजमेंट प्लान के हम आपको लेट्स सपोज 6 नंबर होते, जी सर. इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे? सर मैनेजमेंट मैंने नहीं बताई. डायग्नोसिस बताया? नहीं सर, डायग्नोसिस तो आपने दिया था. नहीं, नहीं बेटा, सेकंड टास्क किया है. एक दोबारा मिनट बोलो, सर. जी सर. क्या है? एक्सप्लेन डायग्नोसिस टू पेशेंट. ये किया आपने? नहीं सर. तो फिर इसमें से आपको 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? जी सर, सिर्फ सर हिस्ट्री के. चलो हिस्ट्री में से 2 में से 2 भी मिल जाए आपको, अगर लेट्स सपोज, तो फिर भी तो ये 10 में से टोटल कितने नंबर हुए? जी सर, 2. तो नंबर 1 जो आपको टास्क होता है, जी उसको सर. आप अगर
इतने ही आपकी ज़हन में याद नहीं रहता, तो जो पहले आपको 1 या 2 मिनट वहाँ मिलते हैं, उसको ऑर्गनाइज़ करने के लिए, उसमें पेपर पे लिख लो कि जी हमने 3 चीज़ें कवर करनी है इसमें। जी सर। और इन अ रोल प्लेयर जो भी सिचुएशन है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनर्स ये होती है कि आपने इंटरैक्ट या बीच में इंटरफेयर बिटवीन द पेशेंट एंड द रोल प्लेयर नहीं करना, जी। अनलेस के अनटिल कोई चीज़ बहुत ही ऑफ द कोर्स चली जाए। जी। पर 99% दे आर टोल्ड नॉट टू इंटरफेयर बिटवीन देम, और जो आपने बातचीत करनी है वो रोल प्ले के साथ करनी है और उस तरह करनी है जैसे आप अपने ओपीडी के अंदर, क्लिनिक के अंदर बैठ के किसी पेशेंट से बात करते हो। जी सर। आपने पहले हिस्ट्री लेने के बाद या जो क्वेश्चंस करने के बाद आपने एकदम वो अपना चैप्टर बंद करके एक अपना ज़हन में चैप्टर नया खोल लिया कि जिसमें आपका सी एंडोमेट्रियम की जो आपको चीज़ें आती थी वो आपने बोलना शुरू कर दी, वो भी टुवर्ड्स द एग्जामिनर नॉट टुवर्ड्स द पेशेंट। अब इसी में जब ये आपकी उसके ऊपर अगर आप टास्क के ऊपर पढ़ोगे, जी। एक सेकेंड, इस टास्क क्या असेस कर रही है? द फॉलोइंग क्लिनिकल स्किल्स। जी। जी। पहले पेशेंट सेफ्टी, जी सर। दूसरा था इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जी सर। तीसरा है इसमें कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। इसमें ये भी एक चीज आ जाती है, जब ये आपने ऊपर हेडिंग पढ़ भी ली इसकी, कि आप जी। उससे पूछ सकते हो कि जी क्या आप अम्मा जी हैं 58 ईयर्स की और एज हैं, क्या आप किसी अपने बेटी, हस्बैंड, किसी और को साथ बुला के साथ मेरी बात सुनने, मतलब है कि चाहेंगी कि वो भी साथ आ जाएं, तो जी दैट विल सर। ऐड टू केजी आपकी कम्युनिकेशन के अंदर रिलेटिव्स को, ताकि हम उसको भी एक्सप्लेन कर दें। और जी। आखिरी है अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज ये नहीं है जो आपने एकदम खुद ही जो थ्योरी पढ़नी शुरू कर दी। अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज इसमें ये आएगी कि आप उसको पहले थोड़ा सा रीअश्योर करो कि जी रिपोर्ट जो है, जिस तरह हम वो कहते हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज़ आती है बैड न्यूज। जी सर। कि जी ये रिपोर्ट आई है पर इसके ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये इसका कि ये कैंसर है, लेकिन ये कैंसर ऐसा है जो जिस स्टेज पे अपना होपफुली हम इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे कि फर्दर हमने कुछ करना है कि नहीं करना, लेकिन इसके लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी करने से जी। पहले हमें इसकी स्टेजिंग करने की ज़रूरत है और स्टेजिंग करने के लिए जो हम टेस्ट करेंगे जो आपने बताया वो एमआरआई है। एमआरआई की रिपोर्ट से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि आप एमआरआई आके करा के लें, अगर हुआ है तो जी। मुझे उसकी रिपोर्ट दिखा दें और जी सर। उसके बाद देन वी प्रोसीड कि हाँ जी, फिर उसमें आगे जाके जब हमने प्रोसीड करना है तो फिर वो एनेस्थीसिया की फिटनेस, उसकी ग्रेडिंग, स्टेजिंग एंड व्हाट नॉट, एंड देन वी प्रोसीड विद दिस सर्जरी और आगे हमने क्या करना और फिर जी। पोस्ट सर्जरी फॉलोअप के लिए क्या होगा, क्या हमने जी उसको सर। थेरेपी देनी है कि नहीं देनी, हाँ जी। उसकी की नहीं करनी। और जो आपकी हिस्ट्री में थे उसमें ऑफ कोर्स आपने जो स्पेकुलम की बात की उसमें स्मेयर के लिए आपने सर्विक्स का ज़रूर ज़िक्र करना। कोई जी ब्लीडिंग उस सर। टाइम तो नहीं हो रही जब आपने एग्ज़ामिनेशन करना है, नंबर 1। कोई उस टाइम एक्टिव जी। ब्लीडिंग तो नहीं हो, नंबर 2 जो सर्विक्स है हाउ डज़ इट लुक, और अगर उसका स्मेयर नहीं हुआ हुआ तो फिर आप साथ स्मेयर भी साथ ले लोगे। कैंसर सही सर। हिस्ट्री में आपने वो ज़रूर पूछ लिया है ब्रेस्ट का और सीए ओवरी और इसका सीए एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का, लेकिन जी जो सर। चीज़ आपने मिस की वो कोलोरेक्टल जी। कैंसर है। जी सर। कोलोरेक्टल कैंसर इन द फैमिली। और ये तीसरा ठीक है। मेडिकेशन जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रही, कोई हार्मोन्स तो नहीं ले रही, टमॉक्सिफेन या कोई इस तरह की रिलेटेड की और दवाई तो किसी वजह से और नहीं ले, जी सर। वो इसमें एक ऐड ऑन हो जाएगा। चौथा, जी सर। उसी हिस्ट्री को लेते हुए फैमिली में और जाहिर है वो पूछोगे जी किसी और को तो ये सारा नहीं है,
और वो लिंच सिंड्रोम का थोड़ा सा कोलोरेक्टल के साथ एसोसिएशन, वो आपकी आपने आगे लेके स्टार्ट करके करना है। तीसरा, इसमें और फैक्टर्स जो उसके आते हैं रिस्क फैक्टर्स के अंदर, डायबिटीज कब से थी वो आपने नहीं पूछा, कब से दवाई ले रहे थे। नंबर 2, अपना उसका जी बीएमआई के बारे में आपने नहीं जिक्र किया, कि पूछा है कि वो कितना है, क्योंकि ये सारे उसके रिस्क फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। जी हाँ जी सर। अर्ली मेनार्की का नहीं पूछा, लेट मेनोपॉज का नहीं पूछा। ये सारी चीजें करते करते इसके रिस्क फैक्टर्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, रादर देन जो आपने बीच में बहुत सारे आपने और क्वेश्चंस भी पूछे थे जो थोड़े से, क्योंकि हमने फोकस हिस्ट्री लेनी है तो मे बी उसके हम टाइम सेव करके उसमें हम निकल जाते। जी सर। उसके बाद अगला स्टेप आता है था कि वही कि हम इसके बाद गैस नहीं फिर आपका वर्कअप के अंदर हम आपका एमआरआई जी कराएंगे। बेटा ना इधर हो जाओ ना, इधर हो जाओ ना। बेटा अपना माइक आप प्लीज म्यूट कर लो। सॉरी, कहाँ पे था? हाँ, उसके बाद हम इसकी जी नंबर सर। 1 जो जरूरत है करने की वो ये है कि हमने इसकी स्टेजिंग करनी है, स्टेजिंग के बाद वो करना है और फिर उसका प्रोग्नोसिस डिस्कस करना है। और प्रोग्नोसिस अगर वो स्टेज 1 पे है तो इट हैज अ प्रीटी गुड प्रोग्नोसिस ऑफ एटलीस्ट, कम से कम मेरा ख्याल है इसका 80% तक तो है 5 जी ईयर्स। सर। 86 हाँ जी। और उसके बाद उसको रीशोर करने के बाद हम फिर सर्जरी क्या करेंगे। अगर स्टेज 1 में है तो वी डोंट हैव टू डू, कुछ और नहीं हमने करना, हमने सिंपल स्ट्रेटन। हिस्टेक्टमी और बीएसओ। जी सर। और अगर वो स्टेज 2 या उससे ऊपर आ जाता है तो फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड है रेडियो। के लिए, हाँ जी। फिर उसकी रेडिकल लिम्फेडेक्टमी वो अगर आप खुद कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर आपने ऑन्कोलॉजी के सर्जन को इन्वॉल्व करके, जो आपने जिक्र किया बीच में एमडीटी, उसमें ऑन्कोलॉजी का सर्जन और दूसरा आप ऑन्कोलॉजिस्ट जो है उससे ओपिनियन लेके देन विल प्रोसीड विद द सर्जरी। और उस करने के लिए 58 है। हाँ, यही चीज़ हम पूछ गए जनरल फिजिकल जी एग्जामिनेशन के अंदर, वो लंग्स भी आपने उसके ज़रूर सुनने हैं टू मेक श्योर कि आपकी सर। अ, आपकी जो है बस कि मैक्सिमम। उसमें मेटास्टेसिस नंबर 1 और दूसरा जी उसकी सर। एयर एंट्री ऐसी है कि हम उसको एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस का भी बीच में हमने जो जिक्र नहीं किया, सॉरी मैं भूल गया, उसका बीच में ऐड हम वो कर देंगे एंड जी देन। सर। लेकिन फॉर यू आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जो रोल प्लेयर है इट इज लाइक अ पेशेंट, जिसको अपने पूरे पेशेंट की तौर तरीके से लेके एंड तक लेके जाना है। देन you will not interact with the generally with the examiner, और examiners को भी interact ये होती है बीच में इंस्ट्रक्शंस के आपने कि अपना पेशेंट, अब सॉरी जो हमारा क्या कहते हैं, सॉरी रोल प्ले नहीं कह रहा मैं, जो हमारा स्टूडेंट है कि उसके साथ भी आपने इंटरेक्शन नहीं करनी अनलेस के कोई बहुत सारी चीज़ खराब हो जाती है। लास्ट बिट जब ये रोल प्लेयर का स्टेशन नॉर्मली खत्म होता है उसमें एक आधा नंबर दिया जाता है जो रोल प्लेयर आगे बताता है कि जी क्या वो सेटिस्फाइड था आपकी इंफॉर्मेशन से, जो उसने पूछना था वो क्या हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके फीडबैक के हिसाब से भी उसमें वो नंबर लगता है कि जी के ठीक सर। जी कि ये वाला कैंडिडेट जो था इसने ठीक परफॉर्म किया है या इसने कोई चीज़ मिस कर दी है, तो उसका फिर वो नंबर खुद भी 1 या 2 नंबर के बाद उसके भी होते हैं बीच में कि उसने एम्पैथी शो की, सिंपैथी शो की, मुझे आराम से बात करने का मौका दिया, मेरे सारे सवालों का जवाब दिया कि नहीं दिया। जी सर। ठीक, अब इसमें अगर कोई और आपके क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। सर वैसे ये जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है ये 2.8 mm पे है, जी आपने ये बताया सर, लेकिन बायोप्सी पे एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा सर अगर ऐसा हो 2.8 mm पे हो फिर हम आगे जाएंगे उसको मतलब करेंगे बेटा बायोप्सी वो तो 2.8 mm नहीं थी, 2.8 सेंटीमीटर थी। अच्छा सॉरी सर। हाँ, इट सॉरी इज सर नॉट जी जी। 2.8 mm नहीं, इट वाज 2.8 सेंटीमीटर्स। जी सर ठीक। लेकिन अब देखो उसमें जो होती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे इसमें है उस स्कैन में, जी इट इज सर। नॉट अबाउट द एंडोमेट्रियल थिकनेस, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि क्या उसे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मली इनलार्ज है
जी सर। पॉलीपॉइडल है कि फोकल है? यस सर। मेरी टीचर। उसके हिसाब से ही फिर देन यू डिसाइड कि हमने उसकी बायोप्सी किस तरीके से, या बेस्ट तरीका बायोप्सी का क्या है, क्योंकि जो रिकमेंडेड है वो तो फिर आपकी हिस्टोस्कोपी है जहाँ अवेलेबल। जी सर। जहाँ पे रिकमेंडेड है वहाँ पे तो हिस्टोस्कोपी है। जी सर। और ऑफ कोर्स मैं जैसा कहा कि जो ड्रग्स हैं उसमें कोई जो ड्रग्स में पिछले कोई ले रही है, नहीं ले रही, या कोई रिसेंटली लेके बंद की है, उसकी हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो जैसे मतलब ये उसमें चैट बॉक्स में लिखा होता है HRT की हिस्ट्री भी, यस वो भी लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड तो उसे कोई HRT तो नहीं दे रहा जो सिर्फ एस्ट्रोजन दे जा रहे हैं उसे फॉर सिम्टम्स। सर मैंने वैसे वो पूछा था, मतलब कोई हार्मोन तो नहीं ले रहे, तो फिर ऐसे ही पूछना है HRT का? नहीं बेटा, पेशेंट को तो ये नहीं कैसे? पता कि हार्मोन क्या है। हाँ जी। फिर सर कैसे, मतलब कोई गोलियां? कोई और दवाई तो नहीं आप ले रही? अगर जी वो कह सर। दे कि नहीं, अगर वो कहेगी हाँ जी मैं लेती हूँ, जैसे वो ग्लूकोफेज लेती है या जी जी। ये डायबिटीज के लिए लेती है, इसके अलावा तो जी कोई नहीं ले रही, अगर वो कह देगी कि नहीं, दैट्स फाइन। ठीक हो गया। और वेजोमोटर सिम्टम्स किसी ने पूछा हुआ है, आई डोंट नो कि इसमें वेजोमोटर सिम्टम्स की क्या सिग्निफिकेंस है। सिर्फ सिग्निफिकेंस यही है कि अगर वो कोई उसको मेनोपॉज सिम्टम्स आ रहे होंगे तो मे बी शी वुड somebody would have put her on some HRT। HRT। जी। एक्सक्यूज मी सर, तो हम पूछेंगे वेजोमोटर सिम्टम्स का? पूछ सकते हो, उसमें पूछने में हर्ज नहीं, लेकिन क्योंकि फोकस हिस्ट्री के अंदर उसकी आपकी इसकी मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं है बेटा। ठीक हो गया सर। वो इसलिए सर मेरा ख्याल कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर तो नहीं है सिम्टम्स हैं या नहीं है, सर्जरी तो यही होनी है। जी। बस सिर्फ उसमें ये है कि वही कि कोई HRT वगैरह ना साथ ले रही है, वो इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन लेना। जी ठीक हो गया। सर, अगर एक पेशेंट हमारे पास आई है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ और उसके रिस्क फैक्टर में एक नली पैरिटी भी है, और वो नली पैरिटी की हिस्ट्री अपनी इनफर्टिलिटी यानी वैसे ही पूछते हैं कि अच्छा बच्चे क्यों नहीं हुए थे, वो PCOS निकलता है, तो क्या हम उसको रखेंगे कि ये भी एक रिस्क फैक्टर था पोस्ट मेनोपॉजल से पहले के? बेटा, अब नहीं, जो हाँ, PCO का आपने उसका जरूर पूछना है। वो उसके रिस्पेक्ट में मैं भूल गया था, वो जरूर आना चाहिए। और PCO के साथ उसकी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी के बारे में आपने जरूर पूछना है कि जब उसके पीरियड्स आ रहे थे तो क्या वो ठीक आ रहे थे कि इरेगुलर थे, कि बीच में वो 2-2 3-3 महीने नहीं भी आते थे। जी सर, मैं यही बस कंफर्म करना चाहें कि अब एक पेशेंट जब कि वो मेनोपॉज में जा चुकी है, तो अभी भी हम PCO को एज अ रिस्क फैक्टर कहेंगे? क्योंकि कुछ जो है एग्जामिनर वो इस चीज को माइंड करते हैं कि अब तो पेशेंट मेनोपॉज है, तो अब उसकी वो जो प्रीवियस PCO थी या मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटी थी, वो अब आप यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो, इसमें अगर ये सिनारियो होता जिसमें सिर्फ एंडोमेट्रियल थिकनेस आनी थी, आ गई है, अभी हमने बायोप्सी नहीं ली, तब तो इसकी सिग्निफिकेंस बनती है। ये वो मरीज है जो डायग्नोज हो चुका है ऑफ CA। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? एक वो मरीज है जो डायग्नोज हो चुका है, अब उसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं है, वो जी थोड़ा सा सर। फर्क है। एक वो मरीज उसमें अभी आपने डायग्नोसिस करना है, उसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, उसमें उसकी वेटेज ज्यादा आ जाती ठीक सर, तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंडोमेट्रियल बायोप्सी नहीं है, जस्ट वो कहते हैं एग्जामिन में कि इट्स अ एंडोमेट्रियल थिकनेस इज मोर देन 4 mm, तो उसमें पेशेंट मेनोपॉज में भी चला गया तो PCO वुड बी अ रिस्क फैक्टर, है। इंपॉर्टेंट Yes. रिस्क फैक्टर उसके कंपेयर टू जो दैट। सॉरी बेटा, जिसमें जो CA एंडोमेट्रियम के रिस्क फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपने उस पेशेंट से पूछने जरूर हैं। उससे आपको उसकी सस्पिशन ऑफ CA होना कि नहीं होना वो आपकी ज्यादा हो जाता है। थैंक यू सर। ठीक, लेकिन जिसमें आपका डायग्नोज हो गया है उसमें फिर आपने उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि वो जो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री या सॉरी फोकस हिस्ट्री है, आप अगले 10 मिनट उसी पे रहते रहोगे, फिर वही होगा जो इस अपना कैंडिडेट के साथ हुआ कि जी टोटल नंबर्स, ये नहीं कि इनको नहीं आता था, शी न्यू ऑल द सब्जेक्ट ऑफ ऑल दिस, द ओनली इशू वाज दैट कि उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी। इंफॉर्मेशन सारी आती है, सारा इसको आता है, गलती कहाँ से होगी? टाइम मैनेजमेंट में। और ठीक अगर सर। टाइम मैनेजमेंट वो नहीं होगा
तो एग्जामिनर ने तो नंबर आपके उतने ही लगाने हैं जो आपके टॉक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है पेपर, उसमें से उसने टिक करते रहना कि हाँ जी ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। बाकी जो 2 वाली टास्क थी उसको टच भी नहीं किया, तो इसमें से चलो 2 में से 2 नंबर मिल गए, बाकी 8 में से हो गया 0। सर अब अगर एक पेशेंट हमारे पास इसी तरह का ये जो सिनेरियो आपने डिस्कस किया, एक रोल प्लेयर है और वो रिपोर्ट के साथ आया है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम पहले पेशेंट को रिपोर्ट बता के बाद में फोकस हिस्ट्री लें, या हम पहले हिस्ट्री ले लें उससे रिलेटेड और फिर हम उसे ब्रेकिंग बैड न्यूज करें? थोड़ी सी मेरा ख्याल है हिस्ट्री में बेसिक देखो ना, पहले तो आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी। आपने देखो कुछ भी चीज काउंसिल करने से पहले यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर यू स्टार्ट ऑफ। आप अगर यही लेट्स सपोज यही मरीज आप इसका, ये तो आ गई रिपोर्ट आपके पास, इसका आप स्पेकुलर एग्जामिनेशन करते हो और आपको वहां पे ग्रोथ नजर आ जाती या सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट नजर आ जाती, तो भी टोटल सिनारियो चेंज हो जाता है, फिर आपकी काउंसलिंग चेंज हो जाती, उसकी स्टेज चेंज हो जाती। तो यू हैव टू थोड़ा सा, अगर रिपोर्ट भी है तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो उसके सारे इस स्टेज पे देखो, इसमें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस सारे क्लिनिकल सिनारियो में। नंबर 1, पेशेंट को इन्फॉर्म करना कि जी उसकी डिजीज क्या हुई। नंबर 2 जी सर। उसमें इंपॉर्टेंट है कि जी उसकी हमने स्टेजिंग करनी है, कि हमने स्टेज डिजीज को स्टेज करना है कि किस स्टेज पे खड़ी, और उस अकॉर्डिंग टू द स्टेज 1 2 3 जो भी आती है इसकी, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने उसको मैनेजमेंट प्लान देना अभी का। लेकिन ये सब चीजें फाइनलाइज कब होंगी? ये सब फाइनलाइज होंगी आफ्टर, जब हम सर्जरी करके तब फारिग होंगे। MRI भी 100% तो नहीं, सारी स्टेज हो सकता है कि आप इसको ओपन करो या लेप्रोस्कोपी करके देखो तो पता चला कि ये स्टेज 3 का है, या ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, या इवन लंग्स तक चले गए हैं तो स्टेज 4 आ गई है, तो फिर हमने आगे क्या करना। ये क्लिनिकल सिनारियो हो सकता है कि आ जाए आपके पास कि जी ये पेशेंट है जिसकी स्टेज 4 एंडोमेट्रियम कैंसर आ गया, अब आगे किस तरह चलना है वो आप थोड़ी सी हिस्ट्री लोगे जस्ट फॉर बेसिक कि जी आपकी स्टेज 4 किस तरह डायग्नोज हुई, क्या क्या टेस्ट हुए, क्या हुआ, और आगे के लिए प्लान करने के लिए फिर आपने उसको क्या करना है। जाहिर है स्टेज 4 पे यू विल नॉट बी द फर्स्ट चॉइस कि हम उसकी सर्जरी करेंगे, तो फिर वही ऑन्कोलॉजी और उसकी हम उसको रेफर करेंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बैठा के उसकी डिसीजन करेंगे। कंफर्मेशन अगर हुआ है तो फिर आगे उसके लिए उसकी रेडियोथेरेपी होनी है कि नहीं होनी, उसकी अपनी पर्सनल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर सर पेशेंट एक लास्ट क्वेश्चन, जी अगर सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, सेम यही सिनेरियो, अब जब हमने रोल प्ले के साथ अपनी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम हिस्ट्री तो ले लेंगे, इसमें तो अब एग्जामिनेशन की क्या इंपॉर्टेंट रह जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर से हमने इंटरेक्ट नहीं करना, या रोल प्ले से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछेंगे या क्या करेंगे? वो आपको देखो जो रोल प्लेस की भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको दिया जाता है पेपर पे। हम्म, यानी कि मेरे हम रोल प्ले पे पूछेंगे। आप उनसे पूछोगे जी आपकी जो टेस्ट है आप मुझसे शेयर कर सकती हो, आपकी उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, और मैं आपकी एग्जामिनेशन करने के लिए मैं आपका जनरल फिजिकल, देखो उसको आप उतना टाइम है नहीं हमारे पास, आप जी कहोगे जी ये मैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपका देखूंगी, मैं आपकी लंग्स में देखूंगी, कोई इशू तो नहीं है, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे साथ साथ बता दें, अगर वो नहीं बताएंगे तो एग्जामिनर विल लेट यू नो कि जी इसकी मुझे रिपोर्ट्स चाहिए। सम थैंक टाइप्स यू। ऐसा स्टेशन अगर है तो उसमें वो एग्जामिनर भी आपको इंटरव्यू करके बता सकता है कि जी अच्छा आपको क्या रिपोर्ट्स चाहिए, जल्दी जल्दी उनसे पूछ लो। आप क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या क्या देखोगे, आप कहोगे जी मैं जनरल फिजिकल करूंगी, मैं लंग्स को देखूंगी, मैं स्पेक्ट्रम करूंगी, मैं PA करूंगी, एंड इन सीक्वेंस के अंदर ये सब चीजों के अंदर ये सारी चीजें देखना चाहूंगा। अब क्योंकि जो जैसे लास्ट टाइम के थे, हाँ जी सॉरी मैं दोबारा आपकी बात कर दी, जो लास्ट टाइम के लोग थे ना वो कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं था कि हम जस्ट रोल प्लेयर से बात कर रहे हैं, लेकिन जो BMI और इस रिलेटेड चीजें थी वो एग्जामिनर को पता थी, और वो एग्जामिनर से पूछने पे हमें मिलनी थी, अदरवाइज नहीं मिलनी थी, और हमें ये लगा कि ये तो जस्ट रोल प्लेयर है, एग्जामिनर का इसमें कोई रोल ही नहीं नहीं, है। आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन देखो आपने ये तीनों चारों पॉइंट्स एग्जामिनेशन के लेने हैं बिफोर यू स्टार्ट विद द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक। और उसी लेने से पहले आप कहोगे कि मैं चाहूंगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अगर वो रोल पे नहीं देगा तो एग्जामिनर बोल पड़ेगा कि जी हाँ जी ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मुझसे दे, वो बता देगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर इस केस में जो था रिपोर्ट पेशेंट के पास थी और वो सब कुछ करवा कर आई थी,
तो जी या इसमें जो है ब्लीडिंग का इतना ज्यादा डिटेल पूछने की जरूरत थी कि कितना किस कलर का ब्लड आ रहा था, कितने पैड इस्तेमाल करें, क्योंकि वो तो अब वो सैंपलिंग करा चुकी है, आ गई है, उसको बताना है कि क्या डिजीज है। बेटा, डायग्नोज तो नहीं करना कि हम उसकी ब्लीडिंग सारी नहीं पूछेंगे। देखो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर उसको हैवी ब्लीडिंग फिलहाल हो रही है तो पहला स्टेप आपका बिफोर यू सेंड हर फॉर एमआरआई आपने उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करनी। ठीक। दैट इज द ओनली पॉइंट व्हिच मेक्स जस्टिफाइज ये करती है कि जी पेशेंट एक आके ब्लीडिंग कहती है और सी एंडोमीटर में आप ये तो नहीं कहते कि जी जाओ जाके पहले, अब एमआरआई एक दिन में होता है, 2 दिन में होता है, 5 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, तो तब तक क्या वो ब्लीड करती रहेगी? ठीक है। फिलहाल उसके लिए मैनेजमेंट के लिए कि जी हमने क्यों पूछा है, उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि ताकि हम बाय द टाइम वी गेट होल सारी वाली रिपोर्ट्स, फिर हम तब तक उसका, ताकि हमने कुछ भी मैनेजमेंट प्लान करना है या ब्लीडिंग को थोड़ा सा रिड्यूस करना है तो वो हम कर लेंगे। और ऑफ कोर्स सीबीसी, ताकि उसका अगर एज भी कम है तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है उसके लिए। ठीक सर, फिर उसको ये बताएं ना हिस्ट्री लेने के बाद कि ब्रेकिंग बैड न्यूज कर ली, उसको बता दिया, फिर उसे ये कहें कि अभी इसके लिए मुझे आपका मुआयना भी करना पड़ेगा, फिर आपका एक टेस्ट एमआरआई कराना पड़ेगा, फिर ही मैं आपको सारी तफसील बता सकूंगी आपके फर्दर इलाज के बारे में। या बस हाँ पहले हिस्ट्री लेके फिर स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जामिनेशन करूंगी, फिर इन्वेस्टिगेशन करूंगी, फिर बताऊंगी। नहीं, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि विदाउट एग्जामिनेशन द पेशेंट आप उससे काउंसिल कैसे कर सकते हो जब आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है? जी सर, तो एमआरआई भी तो नहीं है सर, वो भी तो हाँ उसको तो भेजना तो है। इसीलिए आप कहोगे ना कि जी मैंने लोकल एग्जामिनेशन आपका किया, उसमें सारी चीजें अगर ठीक थी, उसके बाद अगला अच्छा। स्टेप आपकी इन्वेस्टिगेशन की, एमआरआई की रिपोर्ट पे स्टेज पे डिपेंड करेगा कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है और कब लेना है और किसके साथ मिलकर लेना है। ओके सर, थैंक लेकिन यू। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने उसको रीअश्योर करना है कि ये रिपोर्ट आपकी अच्छी नहीं आई, लेकिन ये चीज फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मैनेजेबल है, क्योंकि बाकी आपकी कोई ऐसी चीज खराब ना नहीं रही, तो होपफुली इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। उसको ठीक करने के लिए हमें ये 2-3 पहली चीजें चाहिए, फिर हम फैसला करेंगे कि हम आगे क्या है। ठीक। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस दिस सिनेरियो के अंदर भी वो ऐड ऑन कर सकते हैं कि वो एमआरआई की रिपोर्ट कहते हैं कि जी ये स्टेज 1 की इसकी है, ठीक। इट इज ओनली ठीक। कन्फाइंड, और उसके बाद फिर आगे आप अगला भी स्टेप चल सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। इसमें एनी अदर क्वेश्चन बेटा? कि सबको रोजे लग रहे हैं? सर क्या नेक्स्ट टाइम मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ? यही दोबारा सिनेरियो? नहीं नहीं, कोई जो भी नई क्लास होगी, क्योंकि मैंने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, मुझे लगता है मेरी बोलने की चीज इतनी उतरी है। बेटा बोलने की चीज यहाँ तो आप जरूर कर सकते हो, लेकिन वो जाहिर है मेरा ख्याल है वो इमरान ने उन्होंने कुछ शेड्यूल बनाया हुआ है कि कब कब है जो आपकी बारी है जरूर करो। लेकिन अगर जी आपको सर। लगता है कि आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है तो या तो अपने पुलिस के सामने बैठ के बार बार प्रैक्टिस करो, अगर कोई नहीं भी मिलता तो शीशे के सामने बैठ के बात करो सर ऑनेस्टली। बस शीशे के सामने कर रही हूँ, क्योंकि घर से तो निकला नहीं जाता। तो घर से क्यों नहीं निकला जाता बस? कल घर रमजान और वाले 3 बच्चे हैं, किसके पास छोड़ो। वालेकुम सर। लेकिन अगर आप ऑनलाइन हमसे बैठ के करते हो, आप ये क्या फेस टाइम है, व्हाट्सएप है, किसी अपने कलीग के साथ मिलके कर सकते हो इसी तरह दिन में आधा घंटा घंटे के लिए, इसमें तो ऐसा इशू नहीं है कोई। जी सर। हाँ, जो आपके साथ ट्रेन हुए हैं सारे उनके साथ हमको करो और उसके बाद फिर आगे उसको देख लो क्या। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर अब इस दफा 4 पेशेंट्स होंगे क्या एग्जाम में? किस चीज के 4 पेशेंट बेटा? सर यही कहे थे कि इस दफा एग्जाम में जैसे पहले 2 लिंक स्टेशन थे, एक शॉर्ट केस ऑप्स का था और एक गायनी का था, बाकी स्ट्रक्चर्ड वाइवा एंड रोल प्लेयर स्टेशंस थे। इस दफा कह रहे हैं 4 पेशेंट्स होंगे, मतलब 4 पेशेंट्स आएंगे। बेटा ये तो जब खैर एग्जाम बनेगा तो उसकी डिसीजन होगी, लेकिन ये इट इज नॉट फिक्स्ड कि 2 मरीज आने हैं, 3 आने हैं, 4 आने हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि जिस सर्किट में 2 या 3 मरीज होने हैं वो पूरे पाकिस्तान में उसमें बाकी सारे सर्किट्स में भी उतने ही हो। लेकिन ये इट्स नॉट नेसेसरली कि आपके 4 जेन्युइन पेशेंट्स जो हैं वो जरूर होंगे। वो सर अभी एक्चुअली वो अपना इट्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके आने के चांसेस ज्यादा है।
सर तो क्या लेकिन हमारा एग्जामिनेशन का स्टेशन है, क्योंकि इस बार मैं सुन रही हूँ कि एक स्टेशन पे वो हमसे एग्जामिनेशन जरूर करवाएंगे, कि उन्हें वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम करवाए नहीं है एग्जामिनेशन और इनको करने नहीं आते। नहीं बेटा, ये भी जो हमारी टॉक्स की सारी जो सर्किट है उसमें ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि हर एग्जाम में एक एग्जामिनेशन वाला स्टेशन जरूर होना चाहिए। उसकी सर इम्पोर्टेंस लेकिन है, रोल प्लेयर उस पे डिबेट बहुत हुई है, उस पे ये अपना इन्होंने डिसाइड ये किया, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर सर्किट के अंदर एक एग्जामिनेशन का होगा, लेकिन उसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। थैंक यू सर। सर ये जो स्ट्रक्चर्ड वाइवा होता है और जो रोल प्लेयर स्टेशन है सर, ये वाले स्टेशन तो आप रोल प्लेयर के साथ ही कर सकते हैं। अगर रोल प्लेयर की जगह पेशेंट बैठ गया तो हम तो कभी भी डायग्नोसिस पे पहुंच ही नहीं सकेंगे। नहीं बेटा, वो जो रोल प्ले का पेशेंट भी होगा उसमें प्रॉब्ली जो पेशेंट जनरल पेशेंट भी होगा उसमें दिस आर लाइकली चांसेस कि उसमें आपने उससे हिस्ट्री कम लेनी है, उस पे आपने एग्जामिनेशन करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे आपसे पूछ रहा था कि ये जैसे सिनेरियो है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का, तो सर पेशेंट तो डायग्नोस्ड है लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि शी इज डायग्नोस्ड या उसकी बायोप्सी रिपोर्ट में क्या है। तो सर हमें तो सारे कार्सिनोमास की हिस्ट्री लेनी होगी ना, इंक्लूडिंग सर्वाइकल कार्सिनोमा, मतलब कि हमने इसको एट्रोफिक विजाइनाइटिस की भी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि विजाइनल ड्राइनेस है नहीं, बिकॉज इट्स वन ऑफ द कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो ऑल्दो वो बायोप्सी रिपोर्ट है लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि ये केस ऑफ एंडोमेट्रियल सी है। तो सर हम तो सारी हिस्ट्री लेंगे ना, सारे कार्सिनोमास की हिस्ट्री लेंगे ना? बेटा आपने इसका सिनारियो पढ़ा? जी जी सिनारियो में क्या लिखा हुआ है? कैसे? इसके सिनारियो पे क्या लिखा हुआ है? हेलो सर जो हमें रोल प्ले के पेशेंट आएंगे वो इसी तरह सिनेरियो दिए होंगे जिस तरह से आपने दिया है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, इससे मिलता ठीक है, यानी जुलता उससे हमें क्लू मिल जाएगा कि क्या है। यस। देखो आपका टाइम एक लिमिटेड है, उसके हिसाब से ही वो हमने स्टेशंस बनते हैं, उसके हिसाब से ही आपने जवाब देना। जी सर। जब इसमें लिखा हुआ है कि जी उसकी बायोप्सी हुई हुई है और उसके पास उसने डिस्कस करनी है आपकी बायोप्सी, तो फिर आपने थोड़ी हिस्ट्री लेने के बाद ज्यादा टाइम उस पर गुजारो। मतलब सर हमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की हिस्ट्री से ही मतलब तक ही महदूद रहना है और उससे ज्यादा आगे नहीं जाना, बिकॉज Yes. हमें ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर इसकी आपकी सिर्फ रिपोर्ट आती कि जी ये मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आई है, उसको एवेल्युएट करो, तो फिर जो आपकी सारी बातें हैं वो सारी हमने इसको असेस करनी है। ठीक है सर। ठीक है ना? जब आपके पास एक फाइनल डायग्नोसिस आ गया है, आपकी जिंदगी आसान होगी। Then you start focusing on that rather than going left and right. ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। सर और एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो लिंक्ड स्टेशंस थे ऑप्शन गायनी के, ये पास करना मैंडेटरी है या क्यूमुलेटिव रिजल्ट बनेगा सर? जो पिछले जहाँ तक मुझे इल्म में है, यहाँ तक मुझे पता है, दैट इज क्यूमुलेटिव, सारा इकट्ठा होता है। इट इज नॉट कि अगर उसमें खुदा ना खास्ता आप फेल हो गए हो तो फिर वो आगे नहीं करेंगे, पास नहीं हो सकते, ऐसा अभी तक नहीं है। अभी तक उन्होंने जो आगे जाके ये करना है इन्होंने, लेकिन अभी नहीं कर रहे, कि जिसमें ये सारी जो डोमेन्स है ना, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग की और वो जितने 4-5 हैं, उनको पेशेंट सेफ्टी, ये वो उनको एमआरसीयूजी के अंदर अलग-अलग डोमेन्स के अलग-अलग नंबर मिलते हैं, और उस डोमेन्स के अंदर नंबर्स के अंदर जब होते हैं, उसमें जो पेशेंट सेफ्टी वाला कॉलम होता है उसमें उनका पास होना बड़ा ज़रूरी है। अगर उसमें उस कॉलम में वो फेल हो जाते हैं ओवरऑल, तो फिर वो सारे एग्जाम में पास नहीं हो सकते। हमारे पास अभी तक जो है, हम अभी कुमुलेटिवली सबका इकट्ठा रिजल्ट करके तब इकट्ठा कर रहे हैं, इन डोमेन्स को सेपरेट अभी तक नहीं किया, लेकिन ये फ्यूचर के अंदर इनका इरादा है, वो हो जाएगा। कब होगा ये आई डोंट नो। समझ आई कि नहीं आई? जी सर, थैंक यू हमारा सर। अप्लाइड नॉलेज, पेशेंट सेफ्टी, इन सब के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे और हम वो क्वेश्चंस करेंगे तो हमें सेपरेटली इन डोमेन्स के मार्क्स मिलेंगे। अभी नहीं मिल रहा है, अभी नहीं हो रहे, इन फ्यूचर यस हो जाए।
यानी प्रॉपर मुझे लग रहा है कि MRCOG3 पैटर्न जो है वो यहाँ पे ये बेटा उसी से है ना, हम सही है। इंस्पायर होके जी हमने जी इसको चेंज किया इसका सारा पैटर्न, तो फाइनली जी जी, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने उस लेवल तक लेके जाना है। सर लास्ट ठीक क्वेश्चन सर लास्ट क्वेश्चन सर, इस केस में सर हम एंड में पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट भी देंगे इस पेशेंट को, हम बोलेंगे कि हम आपको एक किताबचा दे रहे हैं, आप इसमें ये पढ़ के कल आके हमें बता दीजिए, इस तरीके से एंड में बोल सकते हैं सर? ऑल्दो ये बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट डे बुला सकते हैं कि आज ये पढ़ ले, कल हमें अपना डिसीजन लेके विच वो क्या कौन सा मोड ऑफ जो है ट्रीटमेंट शी वांट्स, तो ये कल आके हमें बता दे, अपने कंसल्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा देंगे हम। वो आप जरूर करोगे, लेकिन उस इट्स नॉट ओनली द ये अपना पेशेंट, लेकिन इट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें उसकी पहले स्टेजिंग है, लेकिन आप उसको इंफॉर्मेशन लीफलेट जरूर दे सकते हो कि आपकी ठीक है सर। डिजीज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा क्योंकि वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है कि जी थोड़ा बहुत आप इसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, और उसके बाद जब दोबारा अपने MRA की रिपोर्ट लेके आएंगे तो हम दोबारा बैठ के रीडिस्कस कर लेंगे कि हमने आगे जाके मैनेजमेंट प्लान में क्या करना। ठीक है, थैंक यू सर। तो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं तो विल से गुड बाय एंड देन सी। जी सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। इमरान, अपना डॉक्टर शनाज की है क्लास? जी सर, है सर। उन्होंने किस पे लेनी है? सर उन्होंने एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया पे। हाइपोप्लेजिया, चलो ठीक, चलो ठीक, ओके जी, ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।